एक मेजर रूट कॉज क्या है इंडिया में अचानक से माउथ कैंसर के केसेस के बढ़ने का? मेजर रूट कॉज है टबैको, स्पेशली स्मोकलेस टबैको जिसको हम बोलते हैं, और च्यूएबल टबैको। समटाइम्स लोग सोचते हैं कि मैंने तंबाकू तो नहीं खाया, पर सुपारी, आपने देखा होगा सुपारी यहाँ पे रख लिया। कोई भी एक चीज़ जो पर्टिकुलरली एक प्लेस पे वो रखते हैं, वहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर्स का शुरुआत हो सकती है। फीलिंग ऐसी क्या आती है कि मुंह में इतने लंबे टाइम तक ये लोग तंबाकू या सुपारी रखे रहते हैं? लेबर है, काम कर रही है, या फिर ड्राइवर्स हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ रखा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि किक मिलता है टबैको से, तो उनको नींद नहीं आ रही है, काम करते रहते हैं, काम में लगन रहते हैं, खाना बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो ये कुछ और कुछ लोगों का एक बहुत ही अजीब सा वो होता है कि गैस नहीं बनती है, गैस बनेगी तो वो ठीक हो जाती है जब ये ऐसा स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं कुछ। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं उसमें बहुत से एक सेक्शन लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हमारे वाले तंबाकू में सौंफ है, इसमें वो मसाला नहीं मिला हुआ है, तो हम तो हेल्दी वाला तंबाकू खा रहे हैं या हेल्दी वाला पान मसाला ऐसा खा रहे हैं। ऐसा कुछ होता है या सब खराब है? 99% मतलब तंबाकू, ऐसा कोई मसाला नहीं होता है आमतौर पे जिसमें तंबाकू नहीं होता है। अगर सौंफ है तो उसको सौंफ का नाम ही। तो अगर किसी को माउथ कैंसर हो गया है तो उसकी बॉडी में क्या साइंस दिखने लगते हैं? गले में कोई गांठ आपको नजर आ रही है, आपके बोलने में, आपकी आवाज़ में आपको खाने पीने में, निगलने में दिक्कत आ सकती है। आप अगर मसूड़ों का कैंसर हो गया है तो आपको कि दांत ढीला हो सकता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। इंडिया में जैसे वैक्सीन लेना है अगर किसी को सिर्फ ओरल कैंसर के बचने के पर्सपेक्टिव से, तो क्या फिर वो एज ग्रुप या क्राइटेरिया? इसको लगाने के लिए अभी एज पर इंडियन डाटा हम फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 9 ईयर्स रिकमेंड कर रहे हैं, बट वेस्टर्न पॉपुलेशन में इसको 9 to 15 ईयर्स में, बॉयज़ में भी, इवन इन बॉयज़ में भी, यस, ओरल कैंसर्स के प्रिवेंशन के लिए एडवाइजेबल है। ओरल कैंसर पहली बार हुआ था, तो जो दूसरी बार कैंसर हुआ है वो ओरली होगा, सेम जगह पे होगा या अलग अलग जगह पे भी हो बहुत सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे आपने बोला, सपोज आज एक जगह पे आपको लिप कैंसर पता चल गया, हो सकता है अगले 6 महीने में उसको बक्कल म्यूकोसा कैंसर हो जाए, अच्छा। उसके 6 महीने के बाद उसको टंग कैंसर हो जाए। इसको बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन, लोग जिसको समझते नहीं हैं। तो कैंसर कितनी बार वापस आ सकता है मैक्सिमम? कोई लिमिट नहीं है, कोई बट लिमिट यस, नहीं है। हमने 3 तक तो देखे हैं। तो जैसे अगर लिप कैंसर है या आप बकल कैंसर बोल रहे थे या टंग कैंसर है, तो इसमें क्या वो पार्ट काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है? यही सबसे खराब बात है। तो डिसफिगरमेंट, लिप है तो आप सोचिए, लिप में अगर 1 सेंटीमीटर के छाले को निकालने के लिए 3 सेंटीमीटर निकालना पड़ता है, तो क्या बचेगा? लिप तो बचेगा ही नहीं। टंग में अगर हमने उसको निकाला तो उसमें मतलब वो कई बार फ्लैप्स भी लगाता है, यानी कि हमारी बॉडी के किसी और हिस्से से लेकर के उसको वहाँ पे रीबिल्ड किया जाता है, बट वो नॉर्मल जैसा स्वरूप 100% नहीं ले सकता है। इसके बाद नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल नहीं हो जाता पेशेंट्स के लिए? भाई मैं कह रही हूँ, डिसफिगरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉस्मेटिक रीजंस है। आप यहाँ पे इतना बड़ा पैच आ गया, वो पैच ठीक से नहीं लगा तो यहाँ पे गाल में छेद हो सकता है। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और लोगों के लिए इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। टॉपिक है माउथ कैंसर। इंडिया में इसके केसेस आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम माउथ कैंसर के बारे में एक एक डिटेल जानेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और माउथ कैंसर अगर एक बार हो गया तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति आनंद, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सेशन में आप हमारे साथ जुड़े और हम चाहेंगे कि माउथ कैंसर पर आप अपने इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले डॉक्टर, आप यही बताइए कि इतने सारे पेशेंट्स के साथ आप हर दिन डील करते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है एक मेजर रूट कॉज क्या है इंडिया में अचानक से माउथ कैंसर के केसेस के बढ़ने का? मेजर रूट कॉज है टबैको, स्पेशली स्मोकलेस टबैको जिसको हम बोलते हैं, और च्यूएबल टबैको। समटाइम्स लोग सोचते हैं कि मैंने तंबाकू तो नहीं खाया, पर सुपारी, आपने देखा होगा सुपारी यहाँ पे रख लिया। कोई भी एक चीज़ जो पर्टिकुलरली एक प्लेस पे वो रखते हैं, वहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर्स का शुरुआत हो सकती है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन राइजिंग कॉज ऑफ कैंसर जो है ओरल कैंसर इज टबैको। टोबैको। तो ये लोग जो गुटखा खाते हैं या पान मसाला खाते हैं, इस तरह की चीज़ें,
तो इसकी वजह से आप बोल रही हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा जी बढ़ हाँ, रहे हैं। मैक्सिमम केसेस जो हैं वो इसी की वजह तो से हैं। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसके पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं? देखिए, इट डिपेंड्स कि आप कितने सालों से गुटखा खा रहे हैं। लोग बोलते हैं मैंने 50 साल खाया, फिर मैंने छोड़ दिया, अब कैंसर हो गया। क्योंकि ये जो लोग तंबाकू खा रहे होते हैं, जनरली आप देखते हैं लेबर क्लास लोग हैं, वो बहुत अर्ली एज से खाना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने स्कूल टाइम से तंबाकू खा रहे होते हैं। तो आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया है। अर्ली एज 20s, 30s में ओरल कैंसर्स और माउथ कैंसर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो ये जो तंबाकू मुंह में रखने वाला, इन लोगों को जो फीलिंग ऐसी क्या आती है कि मुंह में इतने लंबे टाइम तक ये लोग तंबाकू या सुपारी रखे रहते हैं? कोई आपसे शेयर करता है कि आप उनसे पूछते हो कि क्या तुम्हें मज़ा आता है इतनी देर तक रखने देखिए, में? 2-3 इन लोगों का कॉमन वो होता है कि जैसे लेबर है, काम कर रही है या फिर ड्राइवर्स हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुँह में कुछ रखा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि किक मिलता है टबैको से, तो उनको नींद नहीं आ रही है, काम करते रहते हैं, काम में लगन रहते हैं, खाना बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो ये कुछ और कुछ लोगों का एक बहुत ही अजीब-सा वो होता है कि गैस नहीं बनती है, गैस बनेगी तो वो ठीक हो जाती है जब ये ऐसा स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, कुछ तो ये ऐसा। साइकोलॉजिकल ज़्यादा है मेरे हिसाब साइकोलॉजिकल से। ज़्यादा है। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं उसमें बहुत से एक सेक्शन लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हमारे वाले तंबाकू में सौंफ है, इसमें वो मसाला नहीं मिला हुआ है, तो हम तो हेल्दी वाला तंबाकू खा रहे हैं या हेल्दी वाला पान मसाला ऐसा खा रहे हैं। ऐसा कुछ होता है या सब खराब है? 99% मतलब तंबाकू, ऐसा कोई मसाला नहीं होता है आमतौर पे जिसमें तंबाकू नहीं होता है। अगर सौंफ है तो उसको सौंफ का नाम ही दिया जाएगा, उसको गुटखा का नाम दिया ही नहीं जाएगा, एग्जैक्टली। है ना? तो ज़्यादातर जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें तंबाकू रहता है, विच इज़ अ पॉजिटिव एजेंट फॉर कैंसर, यानी कि वो कैंसर का रूट कॉज हो सकता है। तो कितने लंबे टाइम अगर कोई तंबाकू कंज्यूम कर रहा है इंसान या गुटखा या पान मसाला खा रहा है, तो चांसेस है आगे चलकर उससे माउथ कैंसर होने के? ये ईयर्स में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी ने 1-2 महीने खाया उसके बाद नहीं होगा। ये ईयर्स में मल्टीप्लाई होता है, आपने 5 साल खाया, 10 साल खाया, उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। पर कई लोगों को इससे नेगेटिव वो भी मिलता है कि देखो मैंने खा कर के छोड़ दिया। एक्चुअली कई लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिन्होंने बीसियों साल खाया, अब छोड़ दिया, जब खा रहे थे तब कुछ नहीं हुआ बट अभी हो गया। अच्छा। क्योंकि ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टबैको हैं, इसको छोड़ने के बाद इमीडिएटली हमारी बॉडी से नहीं चले जाते हैं। इसलिए आपका इंसिडेंस कम हो जाता है, यानी कि आपको कैंसर होने का जो रिस्क है, कम हो वो शायद जाएगा। कम हो जाएगा, पर रहेगा ज़रूर अगले कुछ और सालों तक। इसलिए ऐसा नहीं है आपने 5 साल खाया, छोड़ दिया तो आपको नहीं हो सकता है, वो इफ़ेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल। तो जो लोग तंबाकू, पान मसाला या गुटखा खाते हैं या खैनी वगैरह ये सब खाते हैं, उनके लिए आपके पास कोई एडवाइस है कि माउथ कैंसर इतनी भयंकर जो बीमारी है वो आपको हो सकती है, तो अभी से खाना छोड़ दो? कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि ये जो ओरल कैंसर्स है हमारे इंडिया में यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम देख करके मुंह में निगल रहे हैं, और इसका जो भी जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं बहुत कॉमन है और आपको इजीली दिख भी जाते हैं, फिर भी आप उसको बढ़ा लेते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहला एडवाइस तो ये है कि आप खाना छोड़िए। दूसरा एडवाइस ये है कि आपको अगर कुछ दिख जाता है, आप उसको टाइमली डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, ताकि लेट स्टेजेस में ना पता चले। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे थे ना जैसे कि लेबर्स या ड्राइवर्स होते हैं तो उनको किक मिलते रहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, गैस नहीं बन रहा है पेट में, इस वजह से वो लोग ये सब कंज़्यूम करते हैं। कोई हेल्दी ऑप्शन है जो इसकी जगह रिप्लेस करके वो लोग कंज़्यूम कर सकते हैं, जिनसे उन्हें सेम इफ़ेक्ट या किक मिले? देखो, किक तो नहीं बोलूँगी, बट येस हम नॉर्मल च्युइंगम को भी च्यू कर सकते हैं या टॉफ़ी को भी खा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हम हमेशा बोलते हैं आप उनको क्यों नहीं देखते हैं जो ये बिना किए भी ये सारे काम कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। राइट? उनको तो ज़रूरत नहीं है इन सब यस, चीज़ों तो की। मेरे को लगता है कि हमें हर चीज़ के लिए एक बहाना चाहिए, वो हम ढूँढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आप साइंस एंड सिम्पटम्स की बात कर रहे थे, तो अगर किसी को माउथ कैंसर हो गया है, तो उसकी बॉडी में क्या साइंस दिखने लगते हैं, जो समझ जाना चाहिए समय रहते? देखो, माउथ कैंसर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। माउथ कैंसर्स में हम टोटल हेड एंड नेक कैंसर, लिप्स से लेकर के हमारे जो मसूड़े हैं, जीभ है, जीभ का पिछला हिस्सा है, तालू, हमारे गाल, बक्कल म्यूकोसा जिसको अंदर की तरफ, इन सबको हम हेड एंड नेक कैंसर्स में कंसिडर करते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं डिपेंड करता है कि कैंसर एक्चुअली कहाँ का है। जैसे बैक ऑफ द टंग का कैंसर है या फिर नेजोफेरिंक्स का कैंसर है, वो आपको कोई अल्सर, छाला कुछ नहीं नजर आएगा, बट आपको सिर्फ सीधा गले में गांठ हो सकती है। जीभ का कैंसर है, आपको जीभ के ऊपर छाला जो कि हील नहीं हो रहा है, 2 महीने 3 महीने कोई भी ऐसा छाला नहीं होता है जो किसी नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं जाता है। सेकेंडली, ये जो छाला होगा, नॉन हीलिंग अल्सर जिसको हम बोलते हैं,
वो जनरली एक होता है। जो नॉर्मल छाले होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि छाले हो गए मुंह में, तो बहुत सारे होते हैं, एक छाला नहीं होता है। तो वो जो एक छाला है जो बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। सेकेंड मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने बोला कि आपको कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है, गले में कोई गांठ आपको नज़र आ रही है, आपके बोलने में, आपकी आवाज़ में फ़र्क आ सकता है, आपको खाने पीने में निगलने में दिक्कत आ सकती है, आप अगर मसूड़ों का कैंसर हो गया है तो आपको कि दांत ढीला हो सकता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। तो डॉक्टर, जैसे आपने सिम्टम्स हमें बताए हैं, तो एक एक थोड़ा सिम्टम्स को ना हम और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। कई लोगों को ये होता है कि उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, या तोतलापन जैसा लग रहा है, या अच्छे से वो बोल नहीं पा रहे हैं, कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये एक साइन होता है माउथ कैंसर का? यस, ये एक साइन हो सकता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत गरम-गरम आलू या हम कुछ खा लेते हैं, हमारी किस तरीके से ज़ुबान हो जाती जल है ना? जाती है। तो जब मुँह में होता है तो आवाज़ जो में जो चेंज आता है, समटाइम्स इस तरीके की आवाज़ से शुरुआत होती है। अच्छा। एंड पीपल टेक इट अदरवाइज़, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बट इस तरीके के आवाज़ में चेंजेस भी कैंसर के साइंस एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अगर जो छाला हो रहा है वो कितने टाइम तक नहीं ठीक हो तब समझ जाना चाहिए मुँह में कि हाँ, ये साइन है कैंसर का? कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय, विद एडिक्वेट ट्रीटमेंट, आपने प्रॉपर दिखाया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, वो जनरली कैंसर का संकेत करता है। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छाले जनरली पेनफुल होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो नॉन हीलिंग अल्सर्स है ना, दे आर पेनलेस ऑल्सो, अच्छा, पेन ही नहीं उसमें होता दर्द है? नहीं होती है। सो ओके। दैट इज़ ऑल्सो वन इंडिकेशन दैट इट कैन बी अ कैंसर। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम अल्सर, क्या माउथ में ऐसा ही पेन होना या नॉर्मल पेन होना भी एक साइन हो सकता है? देखिए, ओरल कैंसर्स की एक और अच्छी चीज़ क्या है ना कि इसमें प्री कैंसरस स्टेजेस भी होती हैं। ओके। यानी कि आप ओरल कैंसर्स को, माउथ कैंसर को, कैंसर होने से पहले वाली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी जो तंबाकू का, पान मसाला का सेवन कर रहा है, उसको अगर पूरे मुंह में रेड या वाइट पैचेस हो जाते हैं, दैट इज़ अ प्री कैंसरस स्टेज। अगर वो इस स्टेज में भी अपना इलाज करवाने जाता है तो वो कैंसर को होने से बचा सकता है। तो बिल्कुल। जो आप पेन बोल रही हैं, कई बार वो उस प्री कैंसरस स्टेज का इंडिकेशन होता है। ठीक है। अच्छा, दाँतों में जैसे ज़्यादा पान मसाला, गुटखा इन सबको खाने से जो दाँतों में कैविटी टाइप की जमने लगती है, गंदगी जमने लगती है, ये भी एक साइन होता है? यस, साइन कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये प्री डिस्पोज करता है, यानी कि ये होने से आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह में साफ सफाई ना रखना या गंदगी होना, पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है ओरल कैंसर्स के लिए। जितना गंदगी रहेगी उतने सेल्स को इन्फ्लेम्ड, यानी कि सूजन जो होती है, ये प्री डिस्पोज करता है कैंसर के लिए। ठीक है। अच्छा, मुँह से अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो ये भी एक साइन है? यस, बदबू आने का मतलब है, यानी कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहे हैं। क्रॉनिकली बहुत लंबे समय तक अगर इस तरीके की चीज़ें परसिस्ट करती हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शंस परसिस्ट करती हैं, तो वो कैंसर में बदल सकती तब्दील हैं। हो सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसे कोई डेंटल चेकअप है जो हमें कराते रहने चाहिए टाइम टू डिटेक्ट ओरल या माउथ कैंसर? यस, जैसे मैंने बोला कि प्री कैंसरस स्टेजेस भी होती हैं, है ना? रेड पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं, तो वो प्रॉपर एक डेंटल एग्जामिनेशन ही या फिर ओरल एग्जामिनेशन ही डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने शीशे के आगे खड़े होकर मुंह खोला और मैंने देख लिया। तो उसमें हर चीज़ हमें, लिप से लेकर के उसके इनर साइड, गाल के पीछे, टंग का पीछे हिस्सा, सब कुछ जो है एक प्रॉपर प्रोफेशनल एग्जामिन कर सकता है। तो रेगुलर डेंटल स्क्रीनिंग और ओरल स्क्रीनिंग से हम कैंसर को एडवांस स्टेजेस में पकड़ने से रोक सकते हैं। ओके। तो ये डेंटल चेकअप्स हैं, ये क्या हमें साल में एक बार कराते रहना चाहिए, जैसे नॉर्मल हमारे हेल्थ पैकेजेस होते हैं जिनको उसमें? रिस्क फैक्टर्स हैं, जो उनको। स्मोकिंग कर रहे हैं, जो टबैको च्यू कर रहे हैं उनको, या फिर जो कर रहे थे, सपोज 1 साल पहले छोड़ दिया, 2 साल पहले छोड़ दिया, उनको करना चाहिए। एंड जिनको किसी प्रीवियस चेकअप में कोई प्री कैंसरस कुछ लीजन पाया गया था, उनको करवाना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि अगर किसी को इन सब चीज़ों की खाने की आदत है तो एक तो ये फैक्टर हो गया ओरल या माउथ कैंसर का। टोबैको या फिर इन सब के अलावा भी कोई और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से माउथ या ओरल कैंसर हो सकता है? जैसे हमने अभी बात की कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस में नॉर्मल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस तो आती हैं, पर एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन जो आजकल आ रही है, दैट इज़ HPV,
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, Okay. राइट, जिसका आजकल ज़्यादातर जो बातें हो रही हैं वो सर्वाइकल कैंसर में, फीमेल्स में जो सर्विक्स कैंसर होता है उसमें है। बट जो इंसिडेंस है, अगर आप यूएस के इंसिडेंस की बात करेंगे, उसमें च्यूएबल टबैको से एज अ कॉज ऑफ ओरल कैंसर वो कम होता जा रहा है, बट एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर। तो एचपीवी अगर किसी को समझना हो कि क्या है और ये ओरल कैंसर होने में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। एचपीवी एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके इन्फेक्शन से, ये आमतौर पर सबको होता है, ठीक है। 15 साल के बाद हम मानते हैं कि ये हर किसी की बॉडी में पाया जाता है। एचपीवी से हम अगर बचना है, जो वैक्सीनेशन है वो इसके होने से पहले, इसीलिए जो एचपीवी वैक्सीनेशन की जो एज ग्रुप है वो 9 to 15 है। आफ्टर द एज ऑफ 15 ईयर्स उतना फ़ायदा नहीं करती है, फ़ायदा करती है। तो ये सब में पाया जाता है। इससे बहुत तरीके के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि ओरल कैंसर्स, फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर, ये 2 मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं। इसके अलावा एनल कैंसर्स, लेटरिन के रास्ते का कैंसर, एंड पिनाइल कैंसर्स भी इससे पाए जाते हैं। सो इट इज़ इन्फेक्शन लीडिंग टू कैंसर्स, बट सब लोगों में एचपीवी है, सब लोगों में कैंसर नहीं होता है। तो फिर ये ऐसा क्यों होता है, सब में एचपीवी होने के सी बावजूद भी देखो, कैंसर नहीं जो भी होता है? कैंसर्स होते हैं ना, वो डबल हिट थ्योरी पे चलते हैं, यानी कि एक ट्रिगर फैक्टर कोई होता है, आपके डीएनए में कोई डैमेज हो गया, कोई म्यूटेशन आ गया, जिसकी वजह से कैंसर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो एचपीवी के लिए वैक्सीन है कोई? यस, एचपीवी के लिए वैक्सीन है। तो एचपीवी वैक्सीन आई गेस उसे बोला जाता है, तो इसे लगाने की कोई एज यस, है? हाँ, गार्डासिल के नाम से जो इम्पोर्टेड वैक्सीन आती है, सर्वावैक के नाम से जो इंडियन वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, इसको लगाने के लिए अभी एज पर इंडियन डाटा हम फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 9 ईयर्स रिकमेंड कर रहे हैं, बट वेस्टर्न पॉपुलेशन में इसको 9 to 15 ईयर्स में, बॉयज़ में भी, इवन इन बॉयज़ में भी, यस, ओरल कैंसर्स के प्रिवेंशन के लिए एडवाइजेबल है। ओके। अच्छा, ओरल कैंसर का रिस्क मेल में ज़्यादा रहता है या फीमेल में ज़्यादा है? मेल्स में ज़्यादा रहता है। हालांकि एचपीवी के बाद ये कैंसर्स फीमेल्स में भी बहुत कॉमन हो रहे हैं, बिकॉज इसका जो रिलेशनशिप देखा गया था कि ये इन्फेक्शन कहाँ से हुई है, ओरल सेक्स की वजह से नोटिस किया गया कि ऐसा हो रहा है, इसलिए फीमेल्स में एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स थोड़े से ज़्यादा कॉमन है, बट ओवरऑल हेड एंड नेक कैंसर्स मेन में ज़्यादा कॉमन है। ओके। अच्छा, ये ओरल सेक्स करने की वजह से भी क्या ओरल कैंसर का रिस्क बढ़ता है? यस, ये एचपीवी कैसे? रिलेटेड, एचपीवी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो ओरल सेक्स की वजह से उसमें फिर माउथ में आता है, एंड देन इट कैन कॉज कैंसर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स या फिर प्रोटेक्टेड भी हो यस, सकता है? इट विल बी ऑलवेज बी अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड, ओके, ठीक है। तो आपने वैक्सीन का हमें बता दिया, तो इंडिया में जैसे वैक्सीन लेना है अगर किसी को सिर्फ ओरल कैंसर के बचने के पर्सपेक्टिव से, तो क्या फिर वो एज ग्रुप या क्राइटेरिया होगा? आइडियली 9 to 15, बट इसके येस बीच इट में? इज रिकमेंडेड आफ्टर द एज ऑफ 15 ईयर्स ऑल्सो। वो डोजेज चेंज हो जाती है, 9 से 15 में हम बोलते हैं कि 2 ही डोज लगेंगी, 15 साल के बाद वो 3 डोज हो जाती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक कैंसर है ओरल कैंसर जिससे बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है Yes, इंडिया में और yes. हमें लगाना चाहिए? बहुत कम ऐसे कैंसर्स हैं जिनसे एक्चुअली बचा जा सकता है, जो प्रिवेंटेबल होते हैं। बिल्कुल। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंटेबल कैंसर्स। एक एचपीवी रिलेटेड है तो भी आप वैक्सीन लगा के बच सकते हैं, दूसरा अगर टबैको रिलेटेड है, टबैको भी तो आप ही खा रहे हैं। बिल्कुल, तो उससे भी बचा जा Yes, सकता है। yes. ओके। तो आई थिंक जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी 9 से 15 साल की एज में हैं, उन्हें इस पॉडकास्ट के जरिए ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को कम से कम वैक्सीनेटेड Yes, करवा देना इंडिया चाहिए। में बहुत हम डरते हैं हर चीज़ से, किसी भी इवन पॉजिटिव इफेक्ट लेने से भी। आई वुड से कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जिसको हम बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी लोग डरते हैं कि साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दिस वैक्सीन इज़ हार्मलेस, इससे कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता है। बहुत इजीली आप अपने बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली 9 to 15 ईयर्स, आप अपने बच्चों को बहुत इजीली इसको दिलवा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनफैक्ट इस इंजेक्शन के लगने से, यानी कि वैक्सीन लगने से कोई इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। ओके। तो अच्छा, जैसे ओरल कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए 9 से 15 साल की एज में किसी ने अपने बच्चों को लगवा दिया ये वैक्सीन एचपीवी, तो आगे चल करके है ऐसा कि उन्हें कैंसर नहीं होगा ओरल वाला? हाँ, आपने सही बोला कि हम रिस्क कम कर रहे हैं। हाँ। हम रिस्क कम कर रहे हैं, पर हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। Exactly. ठीक है, अगर वो हेल्दी हैबिट्स, ऐसा नहीं है कि अब एचपीवी वैक्सीन लगवा ली,
अब मैं टबैको च्यू खा कर सकते रहा हैं, हूँ हाँ। तो मुझे ओरल कैंसर नहीं होगा। ऐसा तो नहीं अगर है। हेल्दी हैबिट्स आप रखते हैं हम्म। तो आपको नहीं होगा। एग्जैक्टली तो हेल्दी हैबिट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज लोग यही सोचेंगे कि अब तो हमने वैक्सीन लगा लिया, अब तो वी आर फ्री टू डू एक्चुअली एनीथिंग। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग क्या सोचते हैं सर्वाइकल वैक्सीन में भी कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब मुझे किसी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो आपको स्क्रीनिंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग जैसे डेंटल चेकअप करने के लिए जाते हैं या फिर रेगुलर फॉलोअप्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या पैरामीटर्स ऐसे दिखते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ, ये ओरल कैंसर है, बनने लगा है, अब हमें थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है? जैसे मैंने बोला रेड एंड वाइट पैचेस, हुँ। जो प्री कैंसरस स्टेजेस होती हैं। ठीक है। उसके अलावा सपोज एक अल्सर है, हुँ। डॉक्टर ने देखा, सपोज एक ही डॉक्टर जा रहा है, उसने देखा पिछली बार भी था, हुँ। इस बार भी है, हाँ। साइज बढ़ गया है, उसके कुछ जो मार्जिन्स होते हैं, हम बहुत सारे क्राइटेरिया लेते हैं, जो कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं उनको देखने में ही पता चल जाता है कि ये कैंसर है। ओके। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे ओरल कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने स्टेजेस की बात की कि इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो एग्जैक्टली टोटल कितने स्टेज होते हैं इसमें? स्टेज 1 टू स्टेज 4, जो स्टेज 4। स्टेज 0 जिसको आजकल लोग कहते हैं दैट इज प्री कैंसरस, उसको हुँ। एक्चुअली हम कैंसर नहीं मानते हैं, हुँ। प्री कैंसरस है। जो कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए कि कौन से स्टेज में क्या सिम्पटम्स दिखते हैं और क्या-क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे होते देखिए हैं? स्टेज 1 और स्टेज 2, हुँ। जब वो सिर्फ आपके मुंह के अंदर या फिर कैंसर जहाँ से भी शुरू हो रहा है वहाँ तक है, और लिमिटेड नंबर ऑफ लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट है, गांठ इधर उधर चली गई है। ठीक है। स्टेज 3, और ये क्राइटेरिया साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, साइज बढ़ गया है अपने आसपास, सपोज टंग का आधा हिस्सा इन्वॉल्व होकर दूसरे हिस्से में भी, क्योंकि टंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा है, टंग को आप जो मसल्स होते हैं टंग के अंदर बाहर टंग करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पैरामीटर्स हैं, डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी स्टेज में पहुंच गया है। वोकल कॉर्ड यानी कि आपके बोलने की तारों का कैंसर है, एक ही कॉर्ड इन्वॉल्व है, दोनों कॉर्ड्स को इसने इन्वॉल्व कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी स्टेज है। स्टेज आपको सिर्फ देखने से पता नहीं चलती है, स्टेजिंग के लिए हमें इमेजिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें सीटी, एमआरआई एंड पेट सीटी आते हैं। सब होता है। यस। एक स्टेज 4 है जो कि लास्ट स्टेज है, जिसमें कैंसर बाकी ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे कि मुंह से निकल करके लंग, लिवर, हड्डी, ब्रेन तक में भी चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टेज 4। ओके, तो ये लास्ट स्टेज है। दैट इज लास्ट तो स्टेज। इस स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यस, इस स्टेज में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर वो इट इज़ अ ट्रीटेबल स्टेज, इट इज़ नॉट अ क्यूरेबल स्टेज। एग्जैक्टली। तो कौन से स्टेज में अगर हम कैंसर लेकर के आते हैं आपके पास पेशेंट्स, तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं और रिकवरी के चांसेस बेटर होते हैं? अर्ली स्टेजेस जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो सब में हैं, बट येस क्यूरेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। और स्टेज 3 एंड 4 में चैलेंजिंग हो जाता है स्टेज 3 ट्रीटमेंट? में जैसे जैसे हम स्टेज में ऊपर जाते हैं, हम्म। वैसे वैसे उसके सर्वाइवल नीचे आते चले जाते हैं, ओके। उसके क्योर रेट्स नीचे आ जाते हैं। तो स्टेज 3 में ऐसा नहीं कि आप क्योर नहीं हो सकते हैं, पर वो क्योर रेट्स आपके सिर्फ 30 to 40% रह जाते हैं, जो कि स्टेज 1 में 70 to 80% हो सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, जैसे अगर कोई लास्ट स्टेज में आपके पास आ रहा है ओरल कैंसर लेकर के, तो कितने चांसेस हैं कि उसमें उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैंने बोला वो ट्रीटेबल है, हाँ। ट्रीट सारे हो सकते हैं, क्योर नहीं हो सकता? क्योर नहीं हो तो सकते। वो वापस भी आ सकता है कैंसर पे? यस, इसीलिए हम जो स्टेज 4 है हम क्यूरेबल नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज उसकी वो जड़ नहीं खत्म हो पाएगी, वो वापस मतलब हो सकता है अभी आपने ट्रीटमेंट दिया, कीमोथेरेपी दिया, वो दब गया, उसके बाद वो फिर से उभरने लग जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल एज ट्रीटेबल, नॉट क्यूरेबल। तो कितना टाइम ऐसा आपने केसेस वगैरह कहीं हैंडल किए हैं कि जैसे एक कैंसर का ट्रीटमेंट के बाद फिर से वो कैंसर वापस आ गया? सी आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना, मतलब मैं कीमोथेरेपी में विशेषज्ञ हूँ। हम्म। तो हमारे पास ऐसे ही केसेस आते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी लास्ट स्टेजेस में सिर्फ कीमोथेरेपी का ही रोल होता है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज का। सो हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जिनमें कैंसर्स वापस आ जाते हैं। तो कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में वापस आ 6 जाए? महीने से लेकर के वो 6 साल भी हो सकता है। 6 महीने में भी वापस आ सकता है? तो अगर एक बार कैंसर होके वापस से कैंसर आ रहा है, तो फिर वो हमारी बॉडी को कितना हार्म करेगा? अगर जितना कम टाइम में वापस आए, मैं जैसे बोला मैंने 6 महीने में हाँ। वापस आए, वो उतना ही एग्रेसिव होता है। हाँ। जितना लंबे समय के बाद वापस आता है वो उतना लेस लेस एग्रेसिव होता है। है। अच्छा, अगर ओरल कैंसर पहली बार हुआ था, तो जो दूसरी बार कैंसर हुआ है वो ओरली होगा, सेम जगह पे होगा या अलग-अलग जगह पे भी ये हो बहुत सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब हम टबैको या स्मोकिंग की बात करते हैं, दे लीड टू फील्ड कैंसराइजेशन। व्हाट इज फील्ड कैंसराइजेशन, मैं आपको समझाती हूँ। यानी कि आपने तंबाकू खाया, आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा इन्वॉल्व नहीं है,
आपका पूरा मुंह इन्वॉल्व हो सकता है। मुंह से लेकर के जो आपका गला में जो फूड पाइप में रास्ता जा रहा है, जिसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, वो इन्वॉल्व हो सकता है। स्मोकिंग जो होती है वो मतलब नाक से लेकर के नेजोफेरिंक्स, जो नाक का हिस्सा विंड पाइप तक जा रहा है, लंग्स, इसोफेगस, हमारी फूड पाइप, हमारा स्टमक, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो जैसे आपने बोला, सपोज आज एक जगह पे आपको लिप कैंसर पता चल गया, हो सकता है अगले 6 महीने में उसको बक्कल मुकोसा कैंसर हो जाए। अच्छा। उसके 6 महीने के बाद उसको टंग कैंसर हो जाए। इसको बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। ओके। लोग जिसको समझते नहीं हैं। तो कैंसर कितनी बार वापस आ सकता है कोई मैक्सिमम? लिमिट नहीं है, कोई बट लिमिट यस नहीं है। हमने 3 तक तो देखे हैं। ओके। तो जैसे अगर लिप कैंसर है या आप बकल कैंसर बोल रहे थे या टंग कैंसर है, तो इसमें क्या वो पार्ट काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है? यही सबसे खराब बात है ओरल कैंसर में। डिसफिगरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक छोटा सा भी, सपोज आपको 1 सेंटीमीटर का भी छाला है या फिर कैंसर यहाँ पे हो गया है। कैंसर की जो सर्जरीज होती हैं उसमें सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर का छाला नहीं निकाला जाता है, या फिर कैंसर जो कहते हैं कि जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा नीचे हो सकता है, तो इसलिए उसमें मार्जिन बहुत निकालना पड़ता है। उसके साथ साथ जो नोड्स यहाँ से निकलती हैं, तो डिसफिगरमेंट, लिप है तो आप सोचिए, लिप में अगर 1 सेंटीमीटर के छाले को निकालने के लिए 3 सेंटीमीटर निकालना पड़ता है, तो क्या बचेगा? लिप तो बचेगा ही नहीं फिर। टंग में अगर हमने उसको निकाला तो उसमें मतलब वो कई बार फ्लैप्स भी लगाता है, यानी कि हमारी बॉडी के किसी और हिस्से से लेकर के उसको वहाँ पे रीबिल्ड किया जाता है, बट वो नॉर्मल जैसा स्वरूप 100% नहीं ले सकता है। तो जैसे माउथ या ओरल कैंसर में कौन से पार्ट को निकाला जाता है, तो उसके बाद नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल नहीं हो जाता पेशेंट्स के भाई लिए? मैं कह रही हूँ डिसफिगरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, तो कॉस्मेटिक रीजंस है। आप यहाँ पे इतना बड़ा पैच आ गया, वो पैच ठीक से नहीं लगा तो यहाँ पे गाल में छेद हो सकता है ना? और वो छेद डिसफिगरमेंट के साथ रहते हैं वो लोग फिर वैसे, या फिर उसको भरा जाता उसको है? भी बाद में सर्जरीज के थ्रू भरा जा सकता है। ओके। क्योंकि हम लोग जैसे ऑलमोस्ट मूवीज वगैरह में देखने जाते हैं, तो कोई भी मूवी के स्टार्ट होने से पहले 2 एड्स आते हैं, जिसमें एक एड जो है वो माउथ कैंसर का ही रहता है, जिसमें एक लड़की रहती है, कई बार एक लड़का रहता है, जिसको दिखाया जाता है कि उनके फेस में इतना बड़ा पैच टाइप का लगा हुआ है या सर्जरी वगैरह की गई है, तो वैसा ही होता है ये? यस, वो ट्रू पिक्चर्स हैं एक्चुअली। आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, वो ट्रू पिक्चर्स हैं। अगर एडवांस स्टेजेस में हम वहाँ पे आते हैं, जितना अर्ली स्टेज में आप पकड़ोगे, प्री कैंसरस में आपने पकड़ा तो वो पूरी डेप्थ भी नहीं निकालेंगे, छोटा उसको हिस्सा निकाला वो हो गया। जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ पर? यस, जितना स्टेज एडवांस होगी उतना आपका मुंह का हिस्सा बड़ा निकलेगा, कई बार जबड़ा भी निकालना पड़ता है, दांत भी निकालने पड़ते हैं, तो उतना डिसफिगरमेंट ज़्यादा होगा। तो जबड़े, दांत, जीभ या लिप्स निकल जाते हैं, तो उसके बाद फिर खाने पीने में या बोलने में दिक्कत नहीं आती है? आती है। जबड़े को फ्री फिबुला जो ग्राफ्ट लगा करके रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी जाती है, बट यस वो पूरा मोबिलिटी जैसे नॉर्मल पहले था उतना लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता तो है। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी का भी रोल है? यस, जब भी ये ऑन्को सर्जरीज होती हैं इस तरीके की बड़ी पैमाने की, तो उनके साथ प्लास्टिक सर्जन्स और रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट साथ में जुड़ के काम करता है। ओके। तो एकदम पहले जैसा उनका फेस हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है? कोशिश करते हैं वो लोग जितना कर सकें, बाकी डिपेंड करता है कि कैंसर ने कितना इन्वॉल्व कर रखा था, क्योंकि वो हमें जितना ऊपर से दिखता है, जितना टेस्ट में नज़र आ रहा होता है, और ओटी अंदर टेबल से। में कुछ और होता है। बिल्कुल। तो अगर किसी का फेस का उस तरीके के हिस्से को निकाल दिया गया है, तो उसके बाद क्या उस एरिया में दोबारा कैंसर आ सकता है या फिर यस, अलग ही एरिया में आएगा? आ सकता है, उस एरिया में भी आ सकता है, अलग एरिया में भी आ सकता तो है। अगर उस एरिया में फिर आ गया तो फिर क्या निकालेंगे अगर ट्रीटमेंट करें तो? रीसर्जरीज भी ऑप्शन होती हैं, री इरेडिएशन यानी कि रेडिएशन सिकाई से भी ऑप्शन हो सकती है। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, देन कैंसर कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपीज आ सकती हैं। ओके। तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि डिसफिगरमेंट होता है, ये सारे पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं, तो इसके बाद जिसका ट्रीटमेंट हो गया है उसकी डाइट में क्या चेंजेस आते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल खाना तो आई गेस नहीं खा पाएगा अगर वो हिस्सा ही निकाला गया तो। मतलब कि बहुत अर्ली स्टेजेस में जैसे सर्जरी हुआ, रेडिएशन हुआ, उस टाइम पे तो शायद वो नॉर्मल डाइट नहीं ले पाते हैं, बट धीरे धीरे रिकवरी के साथ अगर वो रास्ता ठीक है तो नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। इनिशियली आफ्टर सर्जरी और ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट हम उन लोगों को ट्यूब का सहारा, आपने कभी देखा होगा फीडिंग ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, लिक्विड लिक्विड डाइट से लेना पड़ता है, बट ग्रेजुअली वो सेमी सॉलिड एंड सॉलिड डाइट ले सकते हैं। ओके। तो आगे चलकर नॉनवेज वगैरह लेने के हाँ हाँ बिल्कुल। ले सकते हैं, तो कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली लेने में? जैसे सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद अगर आपको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी तो ये कुल मिला के सर्जरी का 1 मंथ, रेडिएशन का 1.5 मंथ, कुल मिला के आप मान सकते हो कि मोटा मोटा 3 से 4 महीने के बाद
मतलब ही कैन गेट बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। तो डाइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि स्पाइसी फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, ऐसा कुछ? स्ट्रीट और जंक फूड तो हमेशा ही नो है, हम्म, बट ये स्पाइसी, क्योंकि सर्जरी के बाद ये एरिया रेडिएशन के बाद बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि लिक्विड डाइट्स वगैरह भी दी जाती हैं, तो लिक्विड डाइट्स देने से उनमें क्या बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो गई है या यस, कमज़ोर हो गया ये शरीर? बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को जानना। लोग क्या करते हैं ना, आजकल बहुत सारे वीडियोस भी चल रहे हैं कि ये खाने से कैंसर हो जाता है या वो खाने से कैंसर हो जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं गेहूं खाने से कैंसर हो जा रहा है, गेहूँ खाने से? गेहूं खाने से कैंसर हो जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, अपने डाइट में दे सब्सट्रैक्ट, दे माइनस वीट। एंड आप सोचो कि एक तरफ कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके आपको साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी डाइट में कट डाउन कर देते हो, विच लीड्स टू ड्रास्टिक वेट लॉस, है ना। अब आप लिक्विड डाइट पे हो, इसमें आपको जो फोकस करना रहता है, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन। तभी आपकी बॉडी जो है, कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए, एंड प्रोटीन आपको चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए। तभी आप आगे की अपनी लाइफ के लिए मतलब ठीक हो पाओगे। तो दोनों चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी रहता है। ओके। तो अगर जैसे ट्रीटमेंट वगैरह हो गया तो स्पाइसी फूड आपने कहा कि ये अवॉइड करना होता है, कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करने के लिए आप लोग बोलते हैं सबसे पेशेंट्स? पहले तो बहुत सारे लोग आफ्टर ट्रीटमेंट फिर से ये कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, टोबैको वगैरह वो तो ऑलवेज नो है। तो नॉट जस्ट, अब लोग सोचते हैं कि पहले तंबाकू चबाने से हुआ था तो उनको तंबाकू की जो किक है वो लेने के लिए स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हार्मफुल, है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर ओरल हाइजीन इवन आफ्टर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अंदर बचा हुआ है उसको बचा करके रखने के लिए भी आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिक अगर ओरल हाइजीन के कुछ स्टेप्स हमारी ऑडियंस को जानने हो तो आप प्लीज़ बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिक ये है कि आप जब भी कुछ खाएं उसके बाद आपको एक नॉर्मल वाटर रिंजिंग तो करना ही करना है, ठीक है, गागल करना है। उसके अलावा दिन में 3 से 4 बार, इन पेशेंट्स के लिए, मैं नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, हम रिकमेंड करते हैं कि आपको माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए, ताकि, क्योंकि इनमें क्या है ना कि अब रिकंस्ट्रक्शन हुई है तो प्रॉपर ये वाला पार्ट उतना मूव नहीं कर रहा जितना मैं ये मूव कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें कहीं पे खाना फंस सकता है, तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना, कभी फिंगर्स की सहायता से या फिर किसी डिवाइस की सहायता से, एंड देन उसकी रिंजिंग वहाँ पे माउथ वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। आपको बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देना है। अब ब्रशिंग वगैरह के? ब्रशिंग कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, सब खत्म हो गया, छाले वाले खत्म हो गए, रेडिएशन इंड्यूस जो था, आप कर सकते हैं नॉर्मल ब्रशिंग। जो ब्रश होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप के सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले, बच्चों वाले हम जनरली बोलते हैं कि टूथब्रश आपको यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक तो वो जहाँ मतलब कोनों में इजीली जा सकता है, छोटा रहेगा तो, और आपको हार्म कम करेगा सॉफ्ट ब्रिसल्स। क्योंकि जो हार्ड ब्रशेस होते हैं उससे आई थिंक फिर से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर जैसे किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ठीक हो गया ट्रीटमेंट उनका, अब वो नॉर्मल अपनी बैक टू लाइफ पर आ चुके हैं, लेकिन उनको फिर से ऐसे क्या वार्निंग साइंस अपनी बॉडी में देखने समझने चाहिए जो ये बता सकते हैं कि कैंसर फिर से वापस आ रहा है? देखिए, कैंसर की रिकवरी हो गई, आपने अपनी नॉर्मल लाइफ, अपना नॉर्मल शेड्यूल ज्वाइन कर लिया, बट फिर भी फॉलोअप्स को आपको नहीं भूलना है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपका मुंह खोल के आपका फ्लैप भी देखेगा, वो एरिया भी देखेगा, बाकी एरियाज भी देखेगा। टाइम टू टाइम इमेजिंग भी होगी, क्योंकि कई बार आपको देखने में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता पर इमेजिंग में नज़र आ जाता है। एंड उसके अलावा जो भी आपको रूटीन टेस्ट और वो सारी चीज़ें रिकमेंड करी गई हैं वो सबको फॉलो करना चाहिए। ओके। अच्छा डॉक्टर, आपने बताया ना कि इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी वगैरह दी जाती है, तो लोग यही बोलते हैं कि कीमोथेरेपी में हेयर फॉल वगैरह होता है, इसमें भी होता है? यस, कीमोथेरेपीज कोई सी भी हो, मोटा मोटा पूरी बॉडी में, क्योंकि उसका इफेक्ट जो रहता है पूरी बॉडी में रहता है, तो हेयर फॉल होता है। बट हेयर फॉल से डरना नहीं है, हमें ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है। कोई भी जब हम काम करते हैं, अगर मैं चाय पी रही हूँ या पानी पी रही हूँ, तो हम हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव सोच के चलते हैं। तो कीमोथेरेपी के पॉजिटिव क्या है, मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहे हैं, उनको आउटवे जो कर रहा है, जो फ़ायदे आउटवे कर रहे हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए। ओके। अच्छा, आपने जैसे एक और चीज़ बताई थी ना कि स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, तो कई सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म जो लिक्विड वगैरह की चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं। बेवरेजेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, या फिर अल्कोहल का कंजप्शन वगैरह करने लगते हैं, इन सब में भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं?
इन सब में तो हमें इन जनरल रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए. बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर कंटेंट विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. और बाकी अल्कोहल तो डेफिनेटली इट शुड बी ज़ीरो, यू शुड नॉट टेक इट. एंड इन सब में मतलब हम बोलते हैं कि ठीक है कभी टेस्ट के लिए लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये रेगुलर नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, और जैसे किसी की सर्जरी वगैरह हो जाती है तो उनका फेस का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, तो उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा मिलने में मुश्किल होती है, चैलेंजिंग होती है उनके लिए. ऐसे पेशेंट्स के साथ आप फिर कैसे उनकी काउंसलिंग वगैरह करते हो? देखिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे को लगता है कि सोसाइटी से ज़्यादा पेशेंट को खुद को एक सोशल स्टिग्मा होता है कि मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे. बट ऐसा नहीं है. हम अपने हीरोज़ को, अभी तो आपने देखा होगा कि टीवी में हमारे टीवी पर्सनालिटीज़, सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे लोगों को कैंसर्स हो रहा है. हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट यही हमारा कोई फैमिली मेम्बर या फिर हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में किसी को हो जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, है ना. तो ना तो सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, सॉफ्ट कॉर्नर इन द सेंस कि बेचारगी नहीं दिखानी है, सिंपैथी नहीं दिखानी है, बट उनको एक्सेप्ट करिए क्योंकि ये तो बहुत कॉमन हो गया है. एंड दे कैन डू द नॉर्मल वर्क. बिल्कुल, वो अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं, वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं. आपका कोई हाउस हेल्प थी, वो वापस से वो सब चीज़ें कर सकती है. तो हमें सोशल स्टिग्मा थोड़ा सा कम करना चाहिए. ओके, बिल्कुल. अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद डाइट की तो हमने बात की थी कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस है. बोलने में भी तकलीफ आती है आफ्टर बोलने में ट्रीटमेंट? तकलीफ आती है क्योंकि जो मूवमेंट है, अगर टंग निकल गई है, ग्राफ्ट है, तो ग्राफ्ट में मसल्स तो होंगे नहीं, तो वो बोलने में थोड़ा सा आवाज़ आपको हो सकता है कि पहले के जैसे नहीं लगे, बट और विद ये प्रैक्टिस आप उसको नॉर्मलाइज कर तो सकते ये हैं. लाइफ टाइम रहता है या फिर? यस, Lifetime. विद प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. अभी आपने देखा कि मेरे से ये वर्ड नहीं बोला जा रहा है, तो देयर आर स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हु कैन हेल्प यू कि सर आप इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोलिए, तो दे कैन हेल्प यू इम्प्रूविंग योर स्पीच. तो कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है उनको? इट टेक मंथ्स टू ईयर्स. मंथ से ईयर्स भी हो जाते हैं. ओके. तो आई गेस इस सेशन में हमने ओरल माउथ कैंसर के बारे में काफ़ी ब्रीफली हर चीज़ पर डिस्कस किया है. हम चाहते हैं कि एक टिप आप हमारी ऑडियंस को भी दे करके जाएं ताकि वो खुद को ओरल या माउथ कैंसर के रिस्क से ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, और अगर हो गया है तो फिर उससे कैसे डील करें. सबसे पहला तो यही है कि देयर शुड बी नो टू टबैको. तंबाकू, गुटखा, सुपारी, कुछ भी ये नहीं चबाना चाहिए. इन सब से कैंसर हो सकता है. सेकेंडली, अगर आप पहले चबा रहे थे, अभी आपने बंद कर दिया है, आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए. अगर आपके मुंह में रेड या वाइट पैचेस हैं, वो प्री कैंसरस हो सकता है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. सिम्टम्स कैन बी वेरी सटल फ्रॉम अ नॉन हीलिंग अल्सर, यानी कि ना ठीक होने वाले घाव को से, छाले से लेकर के, लूज टूथ होने से लेकर के, आवाज़ में चेंजेस होना या फिर खाने पीने में दिक्कत होना, कुछ भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं. तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली जब वो बढ़ते चले जा रहे हैं. एंड रूल ऑफ HPV वैक्सीनेशन करवाइए ताकि बच्चों को हम आगे होने वाले कैंसर से बचा सकें. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े और आपने ओरल माउथ कैंसर के बारे में बहुत ही ब्रीफली हर एक एस्पेक्ट पर हमें बहुत ही डिटेल जानकारी दी है. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. एंड ऑडियंस, आई होप इस सेशन के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल, हेल्पफुल होने वाली है. अगर आपके आसपास में कोई भी इंसान ओरल या माउथ कैंसर से जूझ रहा है, आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. नॉर्मल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए भी आप इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा. ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना मत भूलिएगा. थैंक यू.